नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 कंज्यूमर शो पहरेदार, जहां टूटती है कंपनियों की नींद, कंज्यूमर को मिलता है उनका हक। पहरेदार में आज कंज्यूमर की एक बड़ी जीत की कहानी। पलटी भारतीय अक्सा, लेकिन इस बार कंज्यूमर के हक में बदला भारतीय अक्सा का रुख। कार की इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू का विवाद सुलझा। पहरेदार के मामला उठाने के बाद कंज्यूमर को मिल रहे हैं क्लेम के पूरे पैसे। एयरटेल ने दिया कंज्यूमर को महीनों से आ रही सर्विस की समस्या का समाधान, और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने सुधारी अपनी भूल। कंज्यूमर को ब्याज के साथ लौटाई यूलिप की पूरी रकम। शो की शुरुआत कंज्यूमर की बड़ी जीत के साथ, ऐसी जीत जिसमें कंज्यूमर को मिल रहे हैं 3.5 लाख रुपए से ज्यादा। पहरेदार और कंज्यूमर ने मिलकर भारतीय अक्सा के गैर कंज्यूमर रवैये को हराया। मंदसौर के रूपल चौधरी की कार का एक्सीडेंट हो गया था। कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। सर्वे के बाद पता चला कि कार टोटल लॉस में जाएगी। इसके लिए रूपल को कार की आईडीवी यानी कि इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू मिल भी जाएगी। मार्च में एक्सीडेंट का क्लेम फाइल किया गया, लेकिन जुलाई तक इस मामले में कुछ नहीं हो पाया। रूपल पहुंचे पहरेदार के पास क्योंकि मन में कई सवाल थे। सर्वेयर आकर पूरी गाड़ी का सर्वे करके एक्सीडेंट के स्पॉट का मुआयना करके जा चुके थे, लेकिन आखिर क्लेम क्यों नहीं मिल रहा था। अब जाके पहरेदार की दखल के साथ तो जरूर मिल गया है, लेकिन रूपल है अपनी पूरी आपबीती के साथ। रूपल नमस्ते, स्वागत है, बधाई। आपको पूरे 3,60,000 भारतीय अक्सा आपकी जो क्लेम वैल्यू थी वो लौटा रही है, लेकिन यहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल भरा सफर रहा था। बताइए कैसा रहा आपका पूरा ये एक्सपीरियंस। बधाई तो मैं आपको और सीएनबीसी पहरेदार की पूरी टीम को देना चाहता हूं कि जब तक मैं आपके पास नहीं आया था तब तक मेरे क्लेम को एक तरह से मैंने रिजेक्ट ही मान लिया था। वो कहीं से भी मुझे 1% भी उम्मीद नहीं थी कि वो लोग मुझे अपना क्लेम देने के लिए राजी हो जाएंगे। पर जैसे ही मैं सीएनबीसी पहरेदार शो पे आप लोगों से जुड़ा और आप लोगों को मेरी प्रॉब्लम बताई, तो उस प्रॉब्लम को आपने अपनी खुद की प्रॉब्लम समझ के इसको उठाया, और आज ये कंडीशन है कि भारतीय अक्सा खुद आगे रह के मुझे अपना पेमेंट देने के लिए राजी हो गई है, और अभी 22 सितंबर के दिन उन्होंने मुझे अपना पूरा पेमेंट पे कर दिया है। ओके, तो वही भारतीय अक्सा जो पहले कह रही थी कि हमें शक है कि गाड़ी कौन चला रहा था, वो सारे शक अब क्लियर हो गए। ना वो क्लेम को कैंसिल कर रही थी, ना वो क्लेम दे रही थी, लेकिन अब इन सब से पर्दा उठ गया है, मामला सुलझ गया है। आप चैन की सांस ले रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली जब तक मैं सीएनबीसी के पास नहीं आया था तो वो हमेशा यही बोल रहे थे कि हम आपको क्लेम का रिजेक्शन दे रहे हैं, हम आपको रिजेक्शन लेटर भेज देंगे। पर आप लोगों ने जैसे इस मुद्दे को उठाया तो उनका कुछ 15 या 20 दिन बाद उनका मेरे पास मेल आया, और उस मेल में आया कि आप अपना क्लेम का पेमेंट रिसीव कर लीजिए। और मैंने जो इनका जो सर्वेयर है उनसे बात करी, तो उन लोगों का सर्वेयर का कहना था कि ये हमारी फाइल हायर अथॉरिटी के पास गई थी और उन लोगों ने क्लेम सेटलमेंट करने के लिए हमको बोल दिया है, और हम अब पेमेंट जल्दी से जल्दी करवा देंगे। चलिए, बहुत मुबारक हो। लेकिन आपके पूरे केस का एक ओवरव्यू देना चाहती हूँ। मार्च से लेकर सितंबर तक कंपनी रूपल के केस में कुछ भी साफ बताने को तैयार नहीं थी। पहरेदार के लगातार फॉलोअप के बाद कंपनी के जवाब के मुताबिक उसे जांच के दौरान पता चला कि एक्सीडेंट के वक्त कार कोई और चला रहा था, और इस बारे में कंज्यूमर के जवाब नहीं देने की वजह से क्लेम का प्रोसेस नहीं हो पा रहा था। हालांकि भारतीय अक्सा ने इस बात का सीधा जवाब नहीं दिया था कि अगर उसे क्लेम की सच्चाई पर संदेह था तो वो इसे रिजेक्ट क्यों नहीं कर रही। पहरेदार ने मामले को जुलाई में उठाया था। भारतीय अक्सा ने तब भी ये कहा था कि वो मामले को सुलझाने में जुटी हुई है, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा है। लेकिन रूपल ने हमें कॉल करके बताया कि ठोस जवाब नहीं, भारतीय अक्सा ने ठोस कदम उठाए, उनसे संपर्क किया और उन्हें पैसे वापस करने की बात बताई, और वही हो रहा है अब इनके साथ भी। रूपल, आप जब शो में आए थे तो सबसे बड़ा इशू था कि क्लेम ना रिजेक्ट हो रहा था ना ऑनर हो रहा था। वो इस बात पे अड़े हुए थे कि गाड़ी कोई और चला रहा था, लेकिन यानी अब वो मान गए कि गाड़ी आप ही चला रहे थे। जी जी बिल्कुल, ये मुझे भी एक्चुअली समझ नहीं आया कि वो किस वजह से उन्होंने इसको क्लेम को देने के लिए हाँ कर दी। बाकी मतलब अगर मैं बिल्कुल आपको क्लियर बताना चाहता हूँ कि अगर आप सीएनबीसी पहरेदार की टीम अगर इसमें इंटरफेयर नहीं करती तो शायद मेरा क्लेम अभी तक मुझे नहीं मिला होता। वो मेरी जितनी भी बार बात हुई है वो हमेशा यही कहकर टालते रहे कि आप नंदकिशोर माली का ड्राइविंग लाइसेंस भेजें, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे सबमिट भी किए हैं,
तो इसलिए हम आपको क्लेम नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं भारतीय अक्सर इस बात को साबित ही नहीं कर पाए कि आखिर ये बात कहां से निकली, थीसिस कहां से निकला कि गाड़ी आप नहीं चला रहे थे। हमने यही सवाल पूछा था कंपनी से कि आखिर आप कैसे साबित करके बताइए कि गाड़ी रूपल नहीं बल्कि कोई और चला रहा था, और ये कंपनी साबित नहीं कर पाई और उसके बाद कोई और चारा नहीं था। लेकिन रूपल आप भी डटे रहे, आप पीछे नहीं हटे, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब कंपनी ने आपको पैसे लौटाए तो आपने हमें फोन करके बताया, और इसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद कहना चाहूंगी। लेकिन आप भी अपनी लड़ाई को अंजाम तक ले जाने के मूड में थे रूपल, बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। लेकिन अभी भी एक पेज अटका हुआ है, क्योंकि भारतीय अक्सर ने क्लेम की वैल्यू तो दे दी, लेकिन इतने समय इनकी डैमेज कार जो पार्क्ड होकर के खड़ी रही उनके डीलर के प्रेमिसेस में, उसके पैसे काट लिए गए रूपल? हाँ, उसने एक्चुअली मैं जो हर्ष हुंडई पे जो गाड़ी खड़ी हुई थी मेरी, तो वहां पे जब इनका सेटलमेंट मतलब फाइनल स्टेज में पहुंचा इनका, तो उनका कहना था कि जो सॉल्वेज हम उठा रहे हैं उस सॉल्वेज में से आपको इनको पहले पार्किंग चार्ज देना होगा, एस्टिमेट चार्ज देना होगा, जो टोटल मिला के कुल जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 47,000। तो वो मेरे द्वारा पे किया गया, उसी के बाद इन लोगों ने क्लेम सेटलमेंट किया है वो। ओके, तो चलिए, एक हाथ से पैसे दिए तो एक हाथ से आपके कुछ पैसे निकल भी गए। और मुझे तो ये लगता है पर्सनली कि बिल्कुल रूपल को वो पार्किंग के पैसे भी माफ कर देने चाहिए थे, क्योंकि मामला अटका इसलिए नहीं रहा कि रूपल की तरफ से कोई देरी थी। मामला इतना समय इसलिए लगा सुलझने में क्योंकि कंपनी कुछ क्लैरिटी नहीं दे रही थी। रूपल, शुक्रिया, उम्मीद करते हैं इन पैसों से अब आप नई गाड़ी खरीदने के लिए तैयार है। पुरानी गाड़ी तो पूरी तरह से डैमेज हो गई थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, नई गाड़ी खरीदने के लिए एकदम तैयार हूँ, और मैं पहरेदार टीम का फिर से आपका, नवेंदु जी का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे हर समय हर पल आप लोगों ने मेरी इतनी मदद की है, और मेरे इस उलझे हुए केस को सुलझाने में मेरी मदद की है। बिल्कुल शुक्रिया रूपल हमसे बात करने के लिए। और वैसे मामला इसलिए भी सुलझा क्योंकि कंज्यूमर बिल्कुल सही था, वो बस वही मांग रहा था जो उसका हक था। तो हमें खुशी है कि भारतीय अक्सा ने आखिरकार अपने कंज्यूमर की बात को सही माना। लेकिन एक बात जो अभी भी खटक रही है वो ये कि मार्च में गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, मामला सुलझने में सितंबर तक का समय लग जाता है, और कंपनी की आंखें तभी खुलती है जब पहरेदार ने कुछ सवाल उठाए और पहरेदार ने बताया कि आप जिस तरह से इनका क्लेम बीच में लटका के रखा हुआ है, आपने ना रिजेक्ट कर रहे हैं ना एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कंज्यूमर की अनदेखी, कंज्यूमर के हक की अनदेखी है। और भारतीय अक्सा इसी बात को पलट रही है, इसके लिए भारतीय अक्सा को भी बधाई। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद महीनों से परेशान एयरटेल कंज्यूमर को मिली राहत, पहरेदार की दखल से दूर हुई पुअर कनेक्शन की परेशानी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार। कोलकाता के राजकुमार मनोज देश के दिग्गज टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर एयरटेल के पुराने सब्सक्राइबर हैं। राजकुमार जी को जुलाई से अपने इस लैंडलाइन कनेक्शन में बहुत परेशानी आ रही थी। कभी नेटवर्क गायब हो जाता, कभी इंटरनेट काम करना बंद कर देता। परेशान राजकुमार ने कई बार एयरटेल के कस्टमर सर्विस सेंटर में संपर्क भी किया, लेकिन हर बार इनको बस जवाब दे दिया जाता था कि 24 से 48 घंटे में आपका मामला सुलझ जाएगा। महीनों के बाद कुछ नहीं हुआ तो राजकुमार ने पहरेदार को ईमेल किया, मदद की गुहार लगाई। पहरेदार की पहल के बाद मामला सुलझ गया है। एयरटेल ने सुनी अपनी कंज्यूमर की। लेकिन फिलहाल हम सुनते हैं राजकुमार जी का अनुभव। नमस्ते राजकुमार जी, स्वागत है आपका पहरेदार में। आपकी सारी दिक्कत दूर हो गई है, लेकिन कितने आप परेशान रहे? मामला जो काफी लंबा खिंचा एयरटेल के साथ। जी मैम, प्रॉब्लम जुलाई से ही चालू थी। 15 जुलाई को मैंने नया कनेक्शन लिया था ब्रॉडबैंड के साथ में एयरटेल का, और 21 जुलाई से ही वह नेटवर्क गायब हो गया था। उसके बाद रेगुलर मैंने चेकअप किया, फोन किया, कंप्लेन किया। कभी वो 2 घंटे का समय लेते थे, कभी 4 घंटे का, कभी 12 घंटे का, कभी 24 घंटे का। ऐसे करते करते उन्होंने 1.5 महीना लगभग पार कर दिया। और इस दरमियान हर कुछ दिनों में जो मेरी सर्विस होती थी, मैसेज आता था कि आपका रिजॉल्व हो गया है, और उन्होंने सर्विस का ये जो कंप्लेंट नंबर वो क्लोज कर दिया है। अच्छा। लेकिन तभी भी सर्विस नहीं होती थी। फिर मैं नया कंप्लेंट डालता था, और फिर वो लोग फिर कई बार फोन में मेरी ज्यादा बात करता सीनियर ऑफिसर से, तो वो लोग बताते थे कि आपके यहाँ विजिट में गया था बंदा, वो ठीक करके आ गया। हम लोग कौन बंदा कब कैसे है, क्या फाइन है, मेरा कुछ तो बताइए। आता नहीं था, लेकिन वो कहते थे कि जा चुका हमारा कोई भी बंदा नहीं आता था, न कोई फोन आता था।
सिर्फ खाली वो फोन पर ही ये सब बातें बताते थे और ये दरमियान घटनाक्रम चलते गया। फिर मैंने मेल भी फिर देना चालू कर दिया, लेकिन उससे कुछ रिजॉल्व नहीं हुआ। फिर मैंने जैसे ही आपका CNBC आवाज में पहरेदार का ये ऐड देखा कि आप प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो जाती है, तो मैंने तुरंत पहरेदार को फोन किया, मेल किया। मेल करने से फिर मेरा विदिन 24 आवर्स एकदम पूरे एयरटेल से लाइन से फोन आने चालू हो गए। लेकिन उसके पहले 1.5 महीने तक पहले तो राजकुमार जी आपको चेक करना चाहिए था, कहीं एयरटेल का इंजीनियर वो मिस्टर इंडिया वाली घड़ी पहन करके तो नहीं आता था कि आपको दिखता नहीं था? ऐसा ही कुछ होता था लगता है। और ये सब वो लोग सक्षम भी थे पूरा बात बताने में। खाली वो फोन में हर रोज 1 घंटा लगभग फोन में खाली बातें होती थी, क्योंकि पहले तो होल्ड कर देते थे, फिर वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम चलता था, 1 दबाइए, 4 दबाइए, 13 दबाइए। फिर वो खुद नहीं बता पाते थे कस्टमर केयर, तो अपने सीनियर को दे देते। फिर शुरू से रोज बातें वापस पूरी उनको समझानी पड़ती थी कि रोज नया कस्टमर केयर से बात होती थी। तो बातें ज्यादा, काम जो है वो 0 हो रहा था। जी हाँ। लेकिन काम तब हुआ जब पहरेदार ने आपका मामला उठाया, एयरटेल का रुख बदला। पहले आपको सुन नहीं रहे थे, तरफ बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे, लेकिन उसके बाद वो आपको कॉल कर रहे थे, आपकी बात सुनना चाह रहे थे, आपका काम भी कर रहे थे रेगुलर। एकदम उस दिन 2 दिन के अंदर में इतने फोन आए कि मतलब एकदम हद पार होगी कि हर आधे घंटे 1 घंटे में फोन आ रहा है कि सर आपका प्रॉब्लम क्या, हम लोग रिजोल्व कर देते हैं। और ऐसे करके उन्होंने 24 घंटे के अंदर पूरा रिजोल्व कर दिया। वो जो सेट उनका बॉक्स भी खराब था वो भी चेंज कर दिया उन्होंने, और मेरा लाइन भी रिजोल्व हो गया। चलिए, बहुत मुबारक हो कि अब आप पहरेदार की सहायता से बहुत बढ़िया काम हो गया। 24 घंटे के अंदर पूरा काम हो गया। थैंक यू हमसे बात करने के लिए राजकुमार जी, नमस्ते। पहरेदार की पहल के बाद मामला सुलझ गया है। एयरटेल ने ईमेल के जरिए पहरेदार को भी बताया है कि ग्राहक से बात कर उनके हिसाब से मामले को सुलझा लिया गया है। चलिए, ये राजकुमार जी का मामला तो सुलझ गया, लेकिन एयरटेल के लिए अभी भी सवाल बाकी है कि आखिर उनका जो कस्टमर केयर है वो किस तरह से केयर कर रहा है कस्टमर्स की, कंज्यूमर्स की। कंज्यूमर परेशान घूम रहे हैं और एयरटेल को इस पर काम करने की बेहद जरूरत है। अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर। ब्रेक के बाद मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने सुधारी अपनी भूल, कंज्यूमर को ब्याज के साथ लौटाए पूरे पैसे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार, हम बुलंद करते हैं आपके हक की आवाज। ऑनलाइन सामान खरीदना कितना आसान बना देता है शॉपिंग को, लेकिन हाँ, अगर आप जब ऑनलाइन शॉपिंग करें और सचेत नहीं रहेंगे तो आपके पास आपकी जरूरत का सामान गलत भी पहुंच सकता है और इसके बाद वेबसाइट कह सकती है कि इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। ठीक ऐसा ही हुआ है मध्य प्रदेश में नागदा के गजेंद्र यादव के साथ। गजेंद्र जी ने स्नैपडील से अपने लिए लैपटॉप खरीदा था, लेकिन जब प्रोडक्ट इनके पास पहुंचा तो इन्हें निराशा हाथ लगी। नहीं, प्रोडक्ट में कोई खराबी नहीं थी। एक्चुअली जो प्रोडक्ट गजेंद्र जी को चाहिए था, जिस फीचर के लिए वो एक लैपटॉप खरीद रहे थे, वो इसमें नहीं था। इसकी जानकारी गजेंद्र ने वेबसाइट को दी तो स्नैपडील ने मदद करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि प्रोडक्ट में कोई खराबी नहीं है, आपने ठीक से तफ्तीश करके प्रोडक्ट नहीं खरीदा है, हम इसे वापस नहीं लेंगे। अपनी मुश्किल के साथ गजेंद्र हमारे पास पहुंचे हैं, फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गजेंद्र जी नमस्ते। पहले तो बताइए वो कौन सा फीचर था जिसकी आपको जरूरत थी और उसका ना होना लैपटॉप में आपके लिए परेशानी का सबब क्यों था? जी मैडम, एक्चुअल मैंने जो लैपटॉप लिया था उसके रिव्यू में ये कहीं नहीं लिखा था कि उसमें ये CD ड्राइव या DVD ड्राइव नहीं है। हाँ। और मुझे जो जरूरत थी, क्योंकि मैडम CD बर्न करना, कॉपी करना और इंटरनेट से डेटा डाउनलोड करना है, इन तीनों चीजों का मुझे जो काम था, इसलिए मैडम वो लैपटॉप मेरे लिए किसी यूज का नहीं था। अगर उसको यूज के लिए मुझे चाहिए भी था तो मुझे अलग से एक्सटर्नल खरीदना पड़ता, जो कि परचेस करना मेरे लिए सही नहीं था या मैं नहीं कर पाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने स्नैपडील से भी संपर्क किया था ना गजेंद्र जी, उन्होंने क्या कहा? स्नैपडील ने आपको क्या दलील दी, मना किया, क्या कहा, समझाइए जरा। जी मैडम, जब मैंने रिटर्न के लिए रिक्वेस्ट डाली तो उनका फोन आया कि सर ये आपका पर्सनल प्रॉब्लम है, हम नहीं इसको रिप्लेस कर सकते। तो मैडम मैंने उनको भी ये बताया कि मेरे लिए 18-19 हजार रुपए का जो ये लैपटॉप है ये बड़ी चीज है, मैं इसको बार बार परचेस नहीं कर सकता। मैंने इसको यूज नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। वो जब से आया है समथिंग 8 दिन हो गए थे मैडम, वो मेरे पास ऐसा ही पड़ा था, कोई यूज में नहीं है। अच्छा। मैंने तो कहा कि आप इसे वापस ले लीजिए, मेरे पास कोई काम का नहीं है और ये पैसा मेरा इन्वेस्ट हो गया है, ये मुझे रिफंड कर दीजिए, मैं आप ही की वेबसाइट से दूसरा लैपटॉप खरीद लेता हूँ। ये भी कहा मैंने उनको। लेकिन स्नैपडील इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी।
जी मैडम। क्योंकि स्नैपडील का कहना था कि प्रोडक्ट में कोई खराबी नहीं है, कंज्यूमर ने प्रोडक्ट को ठीक से जांचा परखा नहीं, इसलिए वो इसे वापस नहीं कर सकती है। ये उनकी रिटर्न पॉलिसी का एक हिस्सा है। गजेंद्र की शिकायत पहरेदार ने स्नैपडील के सामने रखी, जानना चाहा कि इस मामले में कंपनी का क्या रुख है। स्नैपडील ने पहरेदार को बताया कि जो प्रोडक्ट वेबसाइट पर दिखाया वही ग्राहक को भेजा गया है, लेकिन इसके बाद भी कंज्यूमर प्रोडक्ट को इसलिए वापस करना चाह रहा है क्योंकि उसमें CD ड्राइव नहीं थी, जो गजेंद्र खुद भी अभी हमें बता रहे थे। तो कंपनी के मुताबिक प्रोडक्ट में खराबी या टूट फूट तो वजह ही नहीं है कि कंपनी इसका रिप्लेसमेंट करे या रिफंड दे। और हालांकि पहरेदार के ने जब गजेंद्र यादव का मामला स्नैपडील के सामने रखा तो इसे अपवाद मानते हुए, यानी कि एक यूनिक केस मानते हुए, और क्योंकि पहरेदार के प्लेटफॉर्म से ये गया था मामला, स्नैपडील ने कंज्यूमर को अब रिफंड देने का फैसला कर लिया है। कुछ वाउचर्स स्नैपडील उसी प्रोडक्ट के कीमत के हिसाब से इन्हें देने वाली है। तो गजेंद्र जी, अब स्नैपडील जो कदम उठा रही है, आप उससे संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल मैडम। लेकिन इस फैसले पर आने के लिए, स्नैपडील को इस फैसले पर लाने के लिए पहरेदार की भी भूमिका इसमें रही है। आपको लगता है कि पहरेदार नहीं होता तो ये कदम उठाती स्नैपडील? जी बिल्कुल मैडम। जब मैंने संपर्क किया पहरेदार से तो उन्होंने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे। फिर मैडम जब पहरेदार ने स्नैपडील वालों से संपर्क किया तो उनका कॉल मेरे पास आया और मैडम उन्होंने मुझे डराने की कोशिश करी कि देखिए सर, आप चाहे पहरेदार से कह लीजिए, कंज्यूमर फोरम में चले जाइए, हम ये नहीं करेंगे मैडम। फिर उन्होंने मुझसे, जब मैं नहीं माना, उनसे नहीं डरा, तो उन्होंने कहा कि सर आप मुझे कल तक का टाइम दीजिए, मैं आपके लिए कुछ करता हूँ। फिर सेकंड डे मैडम स्नैपडील से मेरे पास कॉल आता है और वो कहता है कि ठीक है सर, हम आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं और आपका जो प्रोडक्ट है वो रिटर्न कर दीजिए। अंत भला तो सब भला। शुक्रिया गजेंद्र जी हमसे बात करने के लिए। लेकिन स्नैपडील के इस केस से ये सीख जरूर मिलती है कि जब भी आप एक ऑनलाइन प्रोडक्ट बुक करते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स, उसकी रिफंड, उसकी रिप्लेसमेंट से जुड़ी डिटेल और उसके फीचर्स जो आपको प्रोडक्ट में चाहिए उसे क्रॉस चेक जरूर करने, नहीं तो गजेंद्र जी जैसी दिक्कत इन्हें हो सकती है। और स्नैपडील बिल्कुल सही था कि हम इसे वापस नहीं लेंगे क्योंकि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं रही है, गलती कंज्यूमर की हुई थी कि उसने प्रोडक्ट ठीक से जांचा नहीं था। हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं स्नैपडील का कि उसने बहुत प्रो कंज्यूमर स्टैंड लेते हुए ये कदम उठाया कि गजेंद्र जी को कुछ वाउचर्स, जितनी कीमत का वो लैपटॉप था वो दे रहे हैं ताकि गजेंद्र अपनी पसंद का लैपटॉप खरीदे जिसमें CD ड्राइव हो। बढ़ते हैं अगले केस की तरफ और ये है दिल्ली के दिनेश कुमार जी का। इस केस के बारे में बताऊं इससे पहले मैं आप सबसे ये गुजारिश करना चाहूंगी कि जब भी आप एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट खरीदते हैं जो कि लंबी अवधि का हो तो जरूर उसको एक बार बीच में आप स्टेटस चेक करते रहें। अगर वो 3 साल का है तो आप 3 साल के खत्म होने के बाद उससे जाकर के स्टेटस चेक नहीं करें, बल्कि उस 3 साल के दरमियान उसके बारे में जानकारी हासिल करते रहे, नहीं तो दिनेश जी की तरह आप मुश्किल में फंस सकते हैं। दिनेश जी ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस से अपने लिए एक यूलिप प्लान लिया था। 2007 में लिए गए इस प्लान के तहत दिनेश जी ने मार्च 2014 तक 3.5 लाख रुपए चुकाए थे और उन्हें करीब 11,000 यूनिट अलॉट किए गए थे। इसके करीब 14 महीने बाद यानी मई 2015 में जब दिनेश जी ने यूलिप का स्टेटस चेक किया तो उनके होश उड़ गए। कंपनी ने उनके यूलिप अकाउंट से करीब 7,000 यूनिट घटा दिए थे। अचानक इतने यूनिट कैसे घट गए? इस सवाल के साथ दिनेश जी पहुंचे कंपनी के पास, लेकिन कई शिकायतों के बाद भी कंपनी इन्हें कोई ठोस जवाब नहीं दे पा रही थी। दिनेश ने तब रुख किया पहरेदार का। पहरेदार की टीम ने दिनेश जी की दिक्कत मैक्स लाइफ को भेजी और जानना चाहा कि कंपनी इस मामले में क्या कार्रवाई करने जा रही है। और इसके बाद पता चलता है कि किस तरह से दिनेश जी की भी गलती हुई और कंपनी से भी गलती हुई। हमें ये बताते हुए खुशी है कि मैक्स लाइफ ने कंज्यूमर की शिकायत की सुनवाई करते हुए उसे पूरे पैसे ब्याज के साथ लौटा दिए हैं। लेकिन मामला कैसे फंसा था ये भी हम आपको यहां पर समझाना चाहेंगे। मैक्स लाइफ ने हमें अपने जवाब में बताया कि कंज्यूमर को सिर्फ 3 साल तक ही निवेश करना था, उसके आगे निवेश के लिए टॉप अप फॉर्म इन्हें भरने की जरूरत थी, लेकिन फॉर्म दिनेश जी ने नहीं भरा और उसका भुगतान करते रहे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं दिनेश जी ने, क्योंकि कंपनी से कभी बीच में चेक नहीं किया और कंपनी ने उन्हें फोन करके कभी नहीं बताया कि बस आपको 3 साल तक ही भुगतान करना था, आप क्यों पैसे दे रहे हैं। कंपनी भी पैसे अपने अकाउंट में डालती गई, उन्हें कभी नहीं समझाया कि आपको टॉप अप फॉर्म भरे बिना आपके जो यूनिट्स हैं वो नहीं बढ़ेंगे। और कंपनी को कहीं जाके एक पॉइंट पर रियलाइज हुआ कि ऐसा हो रहा है तो उन्होंने
यूनिट घटा दिए थे। कंपनी ने अपनी ये भूल भी मानी है और उसने कंज्यूमर को इस बात की जानकारी पहले नहीं दी। हालांकि अब कंज्यूमर को सारी जानकारी दे दी गई है, साथ ही 3 साल के बाद उसके भुगतान की गई रकम पर 8% सालाना ब्याज भी दिया जा रहा है। और कंज्यूमर से हमारी जो बात हुई थी इस समाधान से वो खुश हैं, संतुष्ट हैं। लेकिन हाँ, कंपनी ने कभी भी बीच में कंज्यूमर से संपर्क नहीं किया, लेकिन कंज्यूमर ने भी कभी भी कंपनी से संपर्क नहीं किया और इसलिए ये मामला इतना उलझ गया था। तो पहरेदार में आज हमें यही इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपके हक के आवाज उठाने के लिए, बुलंद करने के लिए। नमस्कार।